माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर जिसका नाम है मिसबिल द ऑटर। मिसबिल द ऑटर एक बड़ी ही खूबसूरत एक पहली बात तो ये सच्ची घटना है, सच्ची स्टोरी है, नॉट फिक्टिशियस, नॉट इमेजिनेटिव। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है गैविन मैक्सवेल और ये स्कॉटिश राइटर रहे हैं। इनका जन्म हुआ 15 जुलाई 1914 को और ये सितंबर 1969 को इनकी डेथ हुई। और ये जो चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सट्रैक्ट है, एक बुक है जिसका नाम है रिंग ऑफ ब्राइट वाटर। रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, उसी में से ये थोड़ा सा पार्ट लिया गया मिसबिल का, उसी की ये कहानी बताई गई है। और ये अब इसमें देखते हैं कि ये स्टोरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, या ये जो सच्ची कहानी है वाई आर वी गोइंग टू रीड। तो इसमें कुछ थीम्स आपको मिलेंगे, उन थीम्स को आप जाने रहिएगा सो दैट यू कैन राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। पहला है कि इसमें कंपेनियनशिप देखने को मिलेगी, एक खूबसूरत सा बॉन्ड देखने को मिलेगा मिसबिल जिसका जो कि एक ऑटर है, उदबिलाव है, और राइटर गैविन मैक्सवेल के बीच में, जिसको आप मतलब कंपेनियनशिप देखने को मिलेगी। दूसरा ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से केयरिंग की जाती है। जब आप एक पेट को अपने घर पे लाते हैं तो किस तरीके से केयर किया जाता है। और एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से ऑटर जो है मार्स या रिवर जहाँ से लाया जाता है वहाँ से बाहर आकर के एक लोकल एरिया, जैसे हम सब जहाँ पे रहते हैं, अपने उस प्लेस से हट करके एक नई जगह को कैसे अडेप्ट करता है और प्लस किस किस तरीके से वो एक्टिविटीज़ करता है। एक क्लोज ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली में गैविन मैक्सवेल के पास एक डॉगी था और वो डॉगी एक्सपायर हो जाता है। तो राइटर जो है काफ़ी अपने आप को लोनलीनेस महसूस करते हैं कि मैं अकेलापन महसूस होता है। तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि कोई और डॉगी पाला जाए। तो इस वजह से ये दिमाग में था। तो इन्होंने एक ट्रैवलिंग किया और वो ट्रैवलिंग थी सदर्न इराक के लिए। और ट्रैवलिंग जब ये किया था वो 1956 के शुरुआती दौर थी, न्यू ईयर का। और जब ये जा रहे थे इराक, हालांकि अकेले नहीं गए थे, इनके साथ इनका दोस्त भी था। तो जब ये जा रहे थे तो उसी समय इनके माइंड में एक थॉट आया माइंड में। और वो थॉट जानते हैं क्या था? मुझे अब जो है एक ऑटर को पेट बनाना चाहिए, ऑटर को घर पे लाना चाहिए। किसके जगह पर? डॉगी की जगह पे, डॉग की जगह पर। और उन्होंने ऑटर का दिमाग में ख्याल आ गया कि मुझे इस बार एक ऑटर को टेम करना चाहिए। और एक्चुअली ये कैमिस फियोना जो है ये स्कॉटलैंड में है। और कैमिस फियोना की सबसे बड़ी बात है कि वो चारों तरफ वाटर से रिंग्ड है। मतलब जहाँ कैमिस फियोना है उसकी शॉर्ट डिस्टेंस में, स्टोन्स थ्रो जिसको आप कहते हैं इडियम्स में, तो उसके चारों ओर क्या है ना कि ये पानी है कैमिस फियोना की। तो जो ऑटर है वो कैमिस फियोना के लिए सूटेबल है, क्योंकि ऑटर जो होते हैं, जो उदबिलाव होते हैं, वो ज़्यादातर रिवर और या मार्सेस से कनेक्टेड होते हैं। तो कैमिस फियोना के चारों तरफ थोड़ी दूर से पानी है। तो राइटर ने सोचा अगर मैं ऑटर को लाता हूँ तो एक पहली बात तो एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, और एक्सपेरिमेंट के लिए एक सूटेबल स्पॉट की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। तो इन्होंने सोचा कि कैमिस फियोना एक सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंटल प्लेस होगा। किसके लिए? ऑटर के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिवर में ले जाके इसको छोड़ देंगे, या फिर कोई और दिक्कत होगी तो चूँकि ये वहाँ से टच में है नदियों से, तो ये सोच करके उन्होंने कहा कि कैमिस फियोना एक बहुत ही एक्सट्रीमली या इमिनेंटली सूटेबल स्पॉट होगा एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, ये जब बात इनके दिमाग में आई तो इन्होंने कैजुअली उस बात को किससे मेंशन किया? फ्रेंड से मेंशन कर दिया। तो इनके फ्रेंड ने भी, हालांकि उतना सीरियस हो के नहीं, उसी तरीके से उसने मेंशन किया कि देखो मेरे लिए बेटर होगा, यानी राइटर के लिए बेटर होगा कि कहाँ से उसको अवेल करे, कहाँ से हासिल कर ले? टाइग्रिस मार्स। देखिए टाइग्रिस के पहले द लेगा, ये एक मार्स, टाइग्रिस जो है एक रिवर है। उस रिवर के जो मार्श है, दलदल है, वहाँ पे ऑटर बहुत पाए जाते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं।
क्योंकि वहाँ पे जो ये ऑटर्स हैं ये एज कॉमन एज मॉस्किटोज हैं। वहाँ पे इतने ऑटर्स मिल जाएंगे जैसे मॉस्किटोज यहाँ पर बहुत भरे हैं, वैसे जो है तरीके से वहाँ पर आपको ऑटर मिल जाएंगे। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय, तो यहाँ पर ये भी बताया कि जो ऑटर्स होते हैं इनको टेमिंग, ज़्यादातर टेमिंग करने का काम कौन करते हैं? अरब के लोग करते हैं, द अरब्स। तो ये जा रहे थे, वी मीन्स ये और इनके दोस्त जा रहे थे कहाँ पे? बसरा जा रहे थे। और बसरा से वहाँ से गए कॉन्सुलेट जनरल। कॉन्सुलेट जनरल, जो कॉन्सल जनरल होते हैं, जो डिप्लोमेटिक पर्सन होते हैं, हाई रैंक ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी एक ऑफिस होती है। हालांकि हिंदी में से वाणिज्यिक दूतावास यानी कॉमर्शियल फील्ड से भी कनेक्ट किया जाता है। तो ये कॉन्सुलेट जनरल गए, उस ऑफिस में गए, और वहाँ इसलिए गए टू कलेक्ट एन आंसर और मेल। तो वहाँ पे ये गए अपने मेल को कलेक्ट करने और वहीं से आंसर करने। मतलब मेल मीन्स, मेल का मतलब होता है लेटर, है ना। तो इनको अपना लेटर रिसीव करना था और प्लस उसे उस मेल का जवाब भी देना था। तो जब वहाँ गए तो कॉन्सुलेट जनरल में क्या मिला कि इनके जो फ्रेंड का जो मेल है, इनके जो फ्रेंड का मेल है, जो लेटर है, वो तो आ चुका था, बट इनके मेल जो आई नहीं थी। तो इन्होंने केबल किया, कि केबल का मतलब होता है कि मैसेज करना, टेलीग्राम के थ्रू टेलीग्राफिंग करना। तो इन्होंने वायरिंग किया, टेलीग्राम किया, मैसेज भेजा, कहाँ? इंग्लैंड भेजा। और इन्होंने और उसके बाद 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड। अच्छा, जब इन्होंने टेलीग्राफ भी किया तो 3 दिन बीत गए, कुछ हुआ ही नहीं। 3 दिन बीत गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो इन्होंने कोशिश क्या किया? टेलीफोन की बात। अब आप सोचिए 1956 का मैटर है ये। उस समय थोड़ा आपको उस समय की सिचुएशन पता चलेगी कि टेलीफोन्स वगैरह कैसे, कॉल कैसे होती थी। तो कॉल को 24 आवर्स पहले बुक करना पड़ता था। सपोज यू वांट टू मेक अ कॉल टू एनीवन, तो 24 आवर्स बिफोर यू हैड टू बुक अ कॉल। तो आपको कॉल बुक करनी पड़ती थी, वो भी एडवांस में। तो हुआ क्या कि फर्स्ट डे जब कॉल बुकिंग हुई तो टेलीफोन लाइन जो थी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, ये काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, सेकेंड डे एक इंसिडेंट और हुआ कि उस दिन रिलीजियस हॉलीडे हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो एक्सचेंज क्लोज हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन फिर से एक कोई अनदर ब्रेकडाउन हुआ। मतलब फिर से मैकेनिकल फॉल्ट आई, फेलियर आई, जिसकी वजह से एक कॉल नहीं कर पाए। तो इस बीच में क्या हुआ कि इनका जो दोस्त था वो तो चल दिया कि भाई मैं नहीं रुक सकता, इतने दिन बाहर आया हूँ, इराक आया हूँ। तो वो नहीं रुका और उसने कहा मैं जा रहा हूँ। इन्होंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ कि आपसे मिलूँगा, तुमसे मिलूँगा इन अ वीक्स टाइम। कब मिलूँगा? इन अ वीक। इन अ वीक्स का मतलब होता है 1 हफ्ता पूरा होने के बाद, 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे मिलूँगा। ये बात हुई। 5 days लेटर माई मेल अराइव, 5 दिन के बाद इनकी मेल आ गई। 5 दिन के बाद इनकी मेल आ गई। अब देखते हैं उसमें क्या हुआ। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड एंड देयर स्क्वाटिंग। और क्या हुआ? आई कैरीड इट टू माई, तो जो मेल आई उसको मैं लेकर के कहाँ गया? बेडरूम पे गया। क्या करने? टू रीड, रीड करने के लिए गया। और उसके बाद देयर स्क्वाटिंग। अब स्क्वाटिंग का मतलब देखिएगा क्या है। स्क्वाटिंग का मतलब होता है क्राउचिंग, जैसे हम लोग घर में बैठते हैं, उकड़ू बैठना, आलती पालती मार करके, यानी अपनी नीज को फोल्ड करके बैठना। तो ये लिखा है ना, सिट विद वंस नीज बेंट। तो ये जब स्क्वाटिंग, तो वहाँ देखा उन्होंने कि दे आर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स, तो मतलब अरब के 2 लोग वहाँ बैठे हुए थे स्क्वाटिंग किए हुए। बिसाइड देम, उनके बगल एक सैक पड़ी हुई थी। सैक का मतलब बैग, जिसको आप बोरी भी बोलते हैं, बोरी। एंड दैट स्क्वर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब वो क्या होता है ना, टाइम टू टाइम ट्विस्टिंग होती थी, ऐटती थी, हिलती डुलती थी, स्क्वर्मिंग होती थी। एंड दे हैंडेड मी ए नोट, उन्होंने मुझे एक नोट दिया, वो भी मेरे दोस्त का था, फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ऑर्डर। और उन्होंने कहा कि ये आपका ऑर्डर है। यानी जो बैग थी, जो बार बार स्क्वर्मिंग कर रही थी, बार बार उसमें ट्विस्टिंग, उसमें जंप हो रही थी, उछल कूद हो रहा था, तो वो जो है आपका उसमें ही ऑर्डर था। अब यहाँ से अगला फेज शुरू होगा। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ। और ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये।
जब वो बैग खुला तो उसके साथ इनकी ज़िंदगी का एक फेज शुरू हुआ। आपको पता है कि लाइफ कई फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, यंग एज आ जाती है, यंगहुड है, उसके बाद मैच्योरिटी, एडल्ट आ जाते हैं। तो इस तरीके से तो एक फेज़ इनकी ज़िंदगी का शुरू हुआ, लेकिन वो जो फेज़ शुरू हुआ अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अब जानिए कि ये एंड में और हो सकता है फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ, जितना सब कुछ, फॉर ऑल मे नॉट एंड बिफोर आई डू। और ये जो ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू हुआ है तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं इसे ख़त्म ना कर दूँ। तो इट इज़ इन इफेक्ट भी बहुत अच्छा एक फ्रेज है, उसको समझे रहिएगा। इसकी मीनिंग होती इन रियलिटी और रियली। अगर वास्तव में देखें तो क्या है ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये फेज खत्म नहीं होगा जब तक मैं इसे एंड ना करूँ, क्या है ये? एक्चुअली ये थ्रॉलडम है, ये थ्रॉलडम है। मतलब ये हुआ कि किसी के, थ्रॉलडम का मतलब क्या होता है? किसी के अंडर में किसी के अंडर कंट्रोल होना, जैसे किसी के अंडर में हो जाना। तो जब आप देखिए लिखा है बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीवन एनीथिंग। अब किसी के आप वश में हो जाएं, किसी के आप वश में हो जाएं तो आप समझिए कि आप इस समय थ्रॉलडम स्टेट में हैं। मतलब नाउ यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ समवन, और आप किसी के वश में या तो डर वश होते हैं और या तो आप उससे प्रेम में होते हैं, अफेक्शन। तो यहाँ पे ऑटर और राइटर दोनों के बीच में डर का मैटर नहीं है, लिखा है क्या है? एन ऑटर फिक्सेशन। फिक्सेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग। तो इन दोनों के बीच में मैंने कहा था एक आपको जबरदस्त बॉन्ड यानी लव अफेक्शन देखने को मिलेगा। ये जो फिक्सेशन है, फिक्सेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अटैचमेंट, फीलिंग दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल। तो लिखा है ना कि जो दैट आई हैव सिंस फाउंड, चूंकि मैं पाया हूँ इस बात को कब से, टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। तो उन लोगों से भी मैंने ये पाया हुआ है कि जिन्होंने कभी ऑटर को पेट बनाया, उसे अपने घर पे रखा, तो उन्होंने भी इस बात को शेयर किया है कि आपका ऑटर के साथ एक फिक्सेशन हो जाता है, एक अटैचमेंट इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो आप उस स्टेट में जब ऑटर के बिना ना रह पाएं, ऑटर जैसे कहे आप वैसे करने लगे, जब वो आगे चले तो आप उस पीछे हो जाएं, जब वो मतलब आपका एक क्लोज बॉन्ड बन जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रॉलडम। तो आगे इन्होंने बताया कि द क्रीचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दिस सैक, और वो जो क्रीचर था जो इमर्ज हुआ, जो केम आउट हुआ, जो बाहर आया, कहाँ से? उस बोरी से। वो जानते हैं और कहाँ पे बाहर आया? स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर ऑफ कॉन्सुलेट बेडरूम। तो कॉन्सुलेट बेडरूम जो था वो काफ़ी स्पेसियस था, टाइल्ड बेडरूम तो रहता है, टाइल्स लगी हुई थी। और लिखा है कि रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल। तो किससे रिजेंबल हुआ, किससे मिलता जुलता? वेरी स्मॉल मीडिएवली कंसीव्ड। मीडिएवली कंसीव्ड मीन्स मेडिवल जो एज था, यानी एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडिल एज। तो जो मिडिल एज था उसमें जो कल्पनाएं की गई थी, जो एनिमल बाहर आया उसके बारे में मिडिल एज में कौन सी कल्पना की गई उसको समझिए। क्या थी? लिखा है इमेजिनेशन, हाँ, मीडिएवली कंसीव्ड ड्रैगन, यानी मिडिल एज में उसको एक ड्रैगन के तौर पे मतलब क्या किया जाए कि कंसीव्ड किया गया था। पब्लिक मानती थी कि इसका शेप ड्रैगन से मिलता है, ये बात मिडिल एज के लोग जानते थे। तो फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, अगर देखें तो हेड से लेके टेल के टिप तक, लास्ट एज तक टिप टेल के, वो कोटेड था, उस पर एक लेयर थी। किसकी लेयर थी? और एक जानते हो जो लेयर थी, सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स थी। तो उसकी स्किन पे जो फर थे, रोए थे, वो सिमेट्रिकल थी, मतलब यूनिफॉर्मिटी थी, एक जैसी पूरे जो फर था, रोए थे शरीर पे, जो स्केल तो हार्ड स्किन होती है, उसके ऊपर जो रोए होते हैं, तो मड में चूंकि कीचड़ में लगे थे, मिट्टी में, तो सब रोए एकदम पॉइंटेड स्केल जैसे हो गए थे, लग रहा था एकदम नुकीले जैसे, कांटे जैसे, पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। तो उसमें आर्मर मीन्स एक प्रोटेक्शन, एक कवच जिसको आप बोलते हैं। तो मिट्टी की एक पूरी लेयर, और वो जितने भी रोए थे, जो फर थे, वो सब पॉइंटेड दिख रहे थे। बिटवीन हुज टिप वॉज विजिबल एज अ सॉफ्ट वेलवेट। तो उसके बीच में जो टिप थी वो एक सॉफ्ट वेलवेट, बिल्कुल कोमल मखमल के जैसी
विजिबल थी, फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मूल, ये इससे कंपेयर किया है, चॉकलेट ब्राउन मूल। मूल भी माइस यानी माउस के जैसा ही एक उसकी स्पीसीज होती है, चूहे की जैसी ही लगती है, तो वो बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर के मूल जैसे उसकी जो टिप थी वो लग रही थी। उसका कोई लग रहा जैसे कि ये कोई चॉकलेट ब्राउन कलर की मोल हो, उसकी जैसे कलर एकदम मैच कर रहा था। एक्चुअली में इसका ट्रू कलर बाहर नहीं आ रहा था, तो ये इनको इमेजिनेशन करना पड़ा कि इसी कलर की थी वो। हालांकि वो इमेजिनेशन नहीं थी, वो एकदम वही दिख भी रही थी, सॉफ्ट, वो साफ दिख रही थी, तो वो पता चल गया। ही शूक हिमसेल्फ, अब जो ऑटर था उसने अपने आप को वाइब्रेट किया, शेकिंग किया, तो जब शेक किया तो आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, मुझे लगा कि ना एक क्लाउड ऑफ डस्ट बाहर आएगा पूरा, चूंकि इतना मिट्टी उस पर लगी थी, मुझे लगा पूरा डस्ट का पूरा बादल, मतलब एक एग्जाजरेशन है ये, मतलब इतनी मिट्टी धूल बाहर आएगी। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द ऑटर। तो हुआ ये कि मैं जो है दूसरा मंथ नहीं लगा, हालांकि वही मंथ था वो, दूसरा महीना नहीं लगा, उसके पहले उसके मड वगैरह सब हट गए, और फिर मैंने ऑटर को एक्चुअली उसके ट्रू कलर्स को देखा, मैंने उसके ट्रू कलर्स को देखा, मतलब आप समझ रहे हैं। और आगे देखते हैं इसको। मिसबिल, अब इसका तो नेम भी पड़ गया मिसबिल, एज आई कॉल्ड हिम। अब आप समझ जाइए कि इसका नाम पड़ा मिसबिल, समझ रहे हो, मिसबिल, ठीक है। और मिसबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, जैसा कि मैं ऑटर को इस नाम से बुलाता था। इनफैक्ट ऑफ रेस, एक ऐसी स्पीसीज थी, एक ऐसी रेस थी प्रीवियसली अननोन टू द साइंटिस्ट। अब आप सोचिए, ऑटर एक ऐसी रेस थी प्रीवियसली अननोन थी, पहले साइंटिस्ट या साइंस भी इसको नहीं जानता था ये किस स्पीसीज का है, कौन सी रेस का है, किस किंगडम में आके गिरता है, फॉल होता है। तो एंड वॉज एट लेंथ, ये लेंथ है, LENGTH है यहाँ पर, एट लेंथ मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के बाद। ये है क्रिशंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्रिशंड बोलते हैं इसको। तो इसकी नेमिंग की गई, काफी लंबे समय बाद इसकी नेमिंग की गई, इसका नाम रखा गया, और नाम भी रखा गया जूलॉजिस्ट ने क्या रखा, लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली या मैक्सवेल्स ऑटर, यानी लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली, या इसको शॉर्ट में बोले मैक्सवेल ऑटर, मैक्सवेल ऑटर। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इसका बिहेवियर देखिए, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉट अनफ्रेंडली। अब जरा सोचिए आप कि 24 घंटे तक मिसबिल ने कैसा बिहेवियर किया, ना तो दोस्त रहा और ना ही दुश्मनी की, यानी नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, वो केवल क्या रहा, अलूफ एंड इंडिफरेंट रहा। ये आपका इडियम है, फ्रेज में देखिएगा, कीपिंग अ डिस्टेंस। अलूफ एंड इंडिफरेंट का मतलब इसने एक डिस्टेंस बना के रखी अपने आप में, एक डिस्टेंस बना के रखी, किससे, राइटर से। 24 घंटे तक ये राइटर से न करीब गया, न दोस्ती की, न दुश्मनी की, बस एक दूरी बना के रखी। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल। और वो क्या हुआ कि मेरे बेड से जितना भी वो ज्यादा दूर, मतलब वो हो सकता था, वो उतना डिस्टेंस बना करके रखा उसने, जितना वो दूर हो सकता था उतना दूर वो दूरी बना के रखा, एज पॉसिबल। द सेकेंड नाइट मिसबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स। अच्छा, जब 24 सेकेंड नाइट आई, तो सेकेंड नाइट पे जो मिसबिल था वो मेरे बेड के पास आया, लेकिन कब आया ये जाने रहिएगा, इन द स्मॉल आवर्स। इन द स्मॉल आवर्स मीन्स एन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग आफ्टर नाइट। तो मिड नाइट के बाद जो होती है, जो दिन का कुछ पल बचता है सुबह का, मॉर्निंग का, उसे अर्ली आवर्स बोलते हैं। जैसे कभी कभी ना कहते हैं कि द पुलिस अरेस्टेड दैट, है ना, जो भी बदमाश हो या कोई भी क्रिमिनल पर्सन हो, तो उसको कहते हैं इन अर्ली आवर, मतलब मॉर्निंग में गिरफ्तार किया उसको। तो ये अर्ली आवर वही है। और हुआ ये कि आया एंड रिमेन्ड अस्लीप इन द क्रुक ऑफ माय नीज। तो जहाँ ये सोए हुए थे, घुटने के मुड़े हुए थे नीज, तो वहां पे जो क्रुक बेंडिंग हुई थी वहीं बीच में आके सोए। देखिए 24 घंटे के बाद उसमें चेंजेस आ रहे हैं। किस तरीके से ऑटर अपने ओनर को
ओनर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो जहाँ रहता था वो सब तो जगह छोड़ चुकी है, अब नया ओनर है, नया कोई है, तो उससे वो कनेक्ट होना चाह रहा है। और ये तब तक सोता रहा जब तक कि नौकर जो है ना सुबह मॉर्निंग में चाय लेके नहीं आए। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लूज हिज अपथी। इसको अपैथी नहीं बोलते, अपथी। अपथी का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। और दिन के दौरान धीरे धीरे अब जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, अब ये इंटरेस्ट लेना शुरू किया और अपने अगल बगल के सराउंडिंग्स में अब इंटरेस्ट लेना शुरू किया। राइटर ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया, उसे गाइड करते हुए, उसे लीड करते हुए कहाँ ले जाते थे, बाथरूम। वहां पर आधे घंटे तक वो बिल्कुल वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, पानी में बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता था, इतना खेलता था, इतना एंजॉय करता था, क्योंकि उसे वो पानी पसंद था। पानी में से आता था, मार्स में से या रिवर में से, तो बहुत खेलता था वो। एंड प्लंजिंग, उसमें डाइविंग करता था, गोता मारता था। रोलिंग इन इट, शूटिंग अप एंड डाउन, लेंथ ऑफ द बाथ टब, तो बाथ टब की जितनी लेंथ थी उसमें वो रोलिंग करना, लुढ़कना, शूटिंग अप, शूटिंग डाउन, एंड बाथ टब अंडर वाटर एंड मेकिंग एनफ स्लॉश। और जानते हैं जब वो चलता था तो स्लॉशिंग का मतलब किसी लिक्विड कंटेनर में, किसी कंटेनर में जो लिक्विड रखा रहता है उसमें कैसा मूवमेंट करना, इरेगुलर। तो जो बाथ टब था, जो लिक्विड उसमें पानी भरा रहा है, उसमें ऐसा इरेगुलर, कभी इधर कभी उधर, वो क्या करता था, मूवमेंट लेता था। तो दैट इज कॉल्ड एनफ स्लोश। और उसके बाद मूव करना और साथ ही साथ स्प्लैशिंग साउंड करना, यानी छपाक छपाक की आवाज करना, दैट इज कॉल्ड स्लॉशिंग। एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो, और बिल्कुल स्प्लैशिंग किसके जैसा मिलता जुलता था, हिप्पो जैसा, वो भी एक एक्वाटिक एनिमल है, उसी के जैसे स्प्लैशिंग दिखती थी इसके। दिस आई वॉज टू लर्न, और यही तो मुझे सीखना था। दिस आई वॉज टू लर्न, दिस आई वॉज टू लर्न, और दिस क्या, आई वॉज टू लर्न, मुझे सीखना था क्या, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑटर की कैरेक्टरिस्टिक है ये, ऑटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भी देखो, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, मतलब सो टू स्पीक मतलब एज इट वर या एज इट इज। अगर देखिए तो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की हर एक बूंद को करना क्या है, एक्सटेंडेड, यानी पानी की हर बूंद को एक्सटेंड होना है। अगर बाथ टब में पानी तो इतना तेज स्प्लैश करेगा, उसकी एक एक बूंद को फैला देगा, एक्सटेंड करेगा वो। एंड स्प्रेड, एंड अबाउट द प्लेसेस, अबाउट मीन्स चारों ओर, जो प्लेस है उसमें चारों तरफ फैला देगा उसको, अबाउट द प्लेस। अ बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, अगर बाय द वे पानी खत्म हो गया तो जो जिसमें बाथ टब में या जब जो भी बोल है जिसमें पानी है, उसको आपको क्या करना है, ओवरटर्न करना है, उसको आप अपसाइड डाउन यानी पलट दीजिए, उसको उसे पलट दीजिए। और इफ इट विल नॉट बी, अगर ओवरटर्न अगर नहीं किया जाएगा तो बी सैट इन इट, वो उसी बोल में बैठा रहेगा, हटेगा ही नहीं। और क्या करेगा, स्प्लॉशिंग करेगा, फिर से सॉफ्ट स्प्लैशिंग साउंड करेगा, और तब तक जब तक कि उसमें से पानी ओवरफ्लो होता रहेगा। अगर हल्का सा भी पानी है ना तो उसको स्प्लैश करता रहेगा, हटेगा ही नहीं। तो अगर आप पानी कम है तो आप उस बोल को पलट दीजिए, और अगर कर दिए तो हट जाएगा। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन, और जब वो अंदर हो तो पानी कीप ऑन करिए, आप पानी चलते रहने दीजिए, और इससे क्या होगा, एंड मेड इट टू डू थिंग्स, और उसे कुछ करने दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए। अदरवाइज क्या होगा, व्हेन स्टैटिक, अगर पानी बंद हुआ, पानी अगर एक्शन बंद हुआ, पानी आने का काम बंद हुआ, इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, सब कुछ व्यर्थ और बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला मैटर उसके लिए होता है। तो इतना आपने देखा, आज में हम यहीं तक कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आगे इसका एक धीरे धीरे कई पार्ट में लेके आएंगे, और आप इसको बहुत ही क्लियरली, जैसे मैंने अगर पढ़ा दिया है तो अगर आप बढ़िया से रीड करते जाएंगे, स्टडी करेंगे, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं, बड़े आराम से इसके क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप वर्ड टू वर्ड अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखिए, और वो जो शॉर्ट टर्म जो समरी ये वो, इससे आपका कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर होगा। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, फ्लाइंग कलर मार्क्स एंड बोर्ड एग्जाम्स, देन दिस इज मैंडेटरी, दिस इज एसेंशियल फॉर यू ऑल, गो थ्रू इट थरली, मतलब कंप्लीटली आप जाइए, बीच में कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना है, मुझे टाइम बचाना है। जितना टाइम बचाओगे उतने ही मार्क्स लेस करोगे, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वर्ड टू एक्सप्लेनेशन बढ़िया से एक्सप्लेनेशन हो, तो आप फॉलो करिए, देखिए, समझिए, जानिए,
अगर आपको नहीं तो बाकी बहुत सारे चैनल हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप बोर्ड में अच्छे तरीके से कंटेंट डिलीवरी करेंगे और आप बोर्ड के आंसर्स जो हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आई होप कि अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।